हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहां बनाया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं भुवनेश्वर, अहमदाबाद, कोलकाता या हैदराबाद। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ओडिशा के भुवनेश्वर में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र स्थापित किया जाएगा। और यह क्यों किया जा रहा है? कुशल कार्यबल के लिए तथा विदेशों में अवसर बढ़ाने और युवाओं को प्रशिक्षण देने के मकसद से देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहां बनाया जा रहा है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो यह तथ्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किनके द्वारा आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी गई है? और हमारे विकल्प हैं नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, रामनाथ कोविंद या वेंकैया नायडू। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रामनाथ कोविंद जी। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 को हाल ही में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मंजूरी दे दी है। और यह अधिनियम बंदियों की पहचान अधिनियम 1920 का स्थान लेगा। इसमें कुछ इस प्रकार के प्रावधान है कि इस विधेयक के कानून बनने के पश्चात पुलिस को अपराध में आरोपितों और दोषियों के शारीरिक और बायोलॉजिकल सैंपल लेने का अधिकार मिल जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहां रखी है? और हमारे विकल्प हैं ओडिशा, पंजाब, गुजरात या उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम चर्चा करें तो WHO के वर्तमान महानिदेशक का नाम आपको ध्यान में रखना है, जिनका नाम है टेड्रोस एड्रेनॉम घेब्रेयेसस। ठीक है। WHO का मुख्यालय आपको ध्यान में रखना है जो कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। और WHO की स्थापना तिथि आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। इस तथ्य की चर्चा हम पिछले वीडियो में भी किए थे और यह तिथि है 7 अप्रैल 1948। इस तिथि को WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। यह तथ्य आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2013-14 के मुकाबले वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में चीनी निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ गया है? और हमारे विकल्प हैं 105%, 150%, 250% या 291%। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 291%। तो यह तथ्य आपको दोस्तों ध्यान में रखना है कि वित्त वर्ष 2013-14 के मुकाबले 2021-22 में भारत का चीनी निर्यात 291% बढ़ गया है। और अगर हम केवल वित्त वर्ष 2021-22 की बात करें तो इस दौरान ही निर्यात में 64.90% की वृद्धि दर्ज की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल जीवन मिशन के बारे में निम्न में से क्या सत्य है या है? ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है कि इन 3 में से कौन कौन से कथन जो है सत्य है। तो पहला कथन है, इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में हुई। दूसरा कथन है, इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रदान किया जाएगा। और तीसरा कथन है, इस मिशन का निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2024 तक प्राप्त किया जाएगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन जो है सही है। इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 1 व 2, 2 व 3, केवल 1 या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी तीनों कथन बिल्कुल सही लिखे गए हैं। और आपको ध्यान रखना है, जल जीवन मिशन जो कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है, ये वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। और इसके तहत क्या प्रावधान किया गया है? प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रदान किया जाएगा। और इसके तहत जो भी निर्धारित लक्ष्य है उसे वर्ष 2024 तक प्राप्त किया जाएगा। तो ये तथ्य आपको अवश्य ही ध्यान में रखने हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से 2019 तक भारत में गरीबी कितने प्रतिशत कम हुई है? और हमारे विकल्प हैं 14.7%, 7.9%, 10.7% या 10.2%। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 10.2%। तो आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, हाल ही में विश्व बैंक की जारी रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 2019 के मध्य भारत की गरीबी में
10.2% की कमी दर्ज की गई है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे गरीबी में 14.7% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं शहरी क्षेत्रों में 7.9% गरीबी में गिरावट दर्ज की गई है। तो ये सारे तथ्य आपको अवश्य ही ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, रक्षा क्षेत्र से संबंधित हेलिना एक प्रकार का क्या है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, भारतीय नेवी का युद्धपोत, वायुसेना का लड़ाकू हेलीकॉप्टर या भारतीय थल सेना का टैंक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो हेलिना का नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। यह हेलिना डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है और यह एक प्रकार का दागो और भूल जाओ यानी फायर एंड फॉरगेट मोड का मिसाइल है। हमारा अगला प्रश्न है, जनरल एम नरवणे जी की सेवानिवृत्ति के पश्चात किन्हें भारतीय थल सेना का पदभार दिया जाएगा? दोस्तों इस तथ्य की चर्चा हम अपने पिछले 2 से 3 वीडियो से करते आ रहे हैं, तो ये तथ्य आपको अवश्य ही पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्ति होने वाली है। इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार राणा या लेफ्टिनेंट जनरल कौशल त्यागी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। दोस्तों ये नाम आपको अवश्य ही पता होगा। वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं जनरल एम नरवणे जी, जिनकी सेवानिवृत्ति काफी करीब आ गई है। और इनके पश्चात वर्तमान भारतीय थल सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी को भारतीय थल सेना का प्रमुख बनाया जाएगा। ठीक है, ये तथ्य आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और जनरल एम नरवणे जी वरिष्ठता के आधार पर देश के अगले सीडीएस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा कि देश के अगले सीडीएस कौन हो सकते हैं? जनरल एम नरवणे। इनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात किन्हें भारतीय थल सेना का पदभार दिया जाएगा? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी को। एक और तथ्य आपको जनरल मनोज पांडे जी से संबंधित ध्यान में रखना है, वो ये है कि देश में यह पहला मौका है जब एक इंजीनियर को थल सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में किन्हें भारतीय सैन्य अभियानों का महानिदेशक यानी डीजीएमओ नियुक्त किया गया है? और हमारे विकल्प हैं मनोज पांडे, मनोज कुमार कटियार, आर हरि कुमार या एम नरवणे। दोस्तों इस प्रश्न के विकल्प में जो आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कुछ नाम आपको पिछले प्रश्न में भी दिखाई दिए होंगे। जैसा कि यहाँ पे एक नाम है मनोज पांडे, जिनके बारे में हम चर्चा किए। दूसरा नाम है एम नरवणे जी, जिनके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो हम इस प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, भारतीय सैन्य अभियानों का महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज कुमार कटियार। तो दोस्तों लेफ्टिनेंट मनोज कुमार कटियार को भारतीय सैन्य अभियानों का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? और हमारे विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोलकाता या असम। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, असम। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, असम के जोरहट में ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा यह संयंत्र स्थापित किया गया है, जो कि 99.99% शुद्ध होगा। हमारा 11वां प्रश्न है, भारत की मुमताज खान किस खेल से संबंधित है? और हमारे विकल्प हैं क्रिकेट, हॉकी, शूटिंग या बॉक्सिंग। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। दोस्तों आपको मुमताज खान का नाम बिल्कुल ध्यान में रखना है कि यह हॉकी खेल से संबंधित है, क्योंकि मुमताज खान जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चे में रहे वेदांत माधवन और साजन प्रकाश किससे संबंधित हैं? और इसके लिए हमारे विकल्प हैं बैडमिंटन, भाला फेंक, तैराकी या गोला फेंक। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तैराकी। दोस्तों डेनमार्क के कोपेनहेगन में चल रहे डेनिश ओपन तैराकी प्रतियोगिता में साजन प्रकाश और वेदांत माधवन ने देश के लिए पदक जीत लिया है, इसलिए इनका नाम आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है कि ये तैराकी से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, हाल ही में किन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? और हमारे विकल्प हैं दानिश सिद्दीकी, विकास कुमार, विश्वास पटेल या इकबाल सिंह लालपुरा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इकबाल सिंह लालपुरा। दोस्तों इससे पहले भी इकबाल सिंह लालपुरा जी ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष थे, और इस पद के लिए दोबारा नामित होने के पश्चात भी इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। तो इनका नाम ही आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है, हाल ही में कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किन्हें सम्मानित किया गया है? और हमारे विकल्प हैं डॉक्टर भूषण कुमार,
कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात, डॉक्टर फिरदौस कादरी, या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी डॉक्टर भूषण कुमार और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट जो कि गुजरात में है, इन्हें कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और यह सम्मान इन्हें देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा दिया गया। हमारा 15वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? और हमारे विकल्प हैं 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल या 20 अप्रैल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 18 अप्रैल। ये तिथि आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है कि 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष हम विश्व विरासत दिवस या विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं, क्योंकि दुनिया भर में ऐसी कई विश्व विरासत या धरोहरें हैं जो समय के साथ जर्जर होते जा रही हैं और इन विरासतों के स्वर्णिम इतिहास और इनके निर्माण को बचाए रखने के लिए प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। हमारा 16वां प्रश्न है, हाल ही में कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का लोकार्पण किस स्थान पर किया गया है? और हमारे विकल्प हैं कोलकाता, शिमला, लेह या भोपाल। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लेह। तो आपको लेह का नाम बिल्कुल ध्यान में रखना है कि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का लोकार्पण किया गया है लेह में। आज का हमारा 17वां प्रश्न है, हाल ही में FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड या भारत। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। तो जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 की विजेता के रूप में आपको नीदरलैंड देश का नाम अवश्य ही ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 18वां प्रश्न है, कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत या जर्मनी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो दोस्तों 2023 में होने वाले स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। तो ये तथ्य आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की नई वीडियो के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।